आओ आज हम पढ़ते हैं कक्षा छठी का पाठ 1 भोजन। यह कहाँ से आता है। तो ये शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था या आपके दोस्त ने क्या खाया था। तो हम देखेंगे कि या फिर कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था। अब हम देखेंगे हम रोज़ अलग अलग तरह के आहार लेते हैं, अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं। तो ये है 1.1 में पढ़ते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न मतलब तरह तरह के खाद्य पदार्थ। विभिन्न का मतलब तरह तरह के खाद्य पदार्थ मतलब खाने के जो जो हम खाते हैं, खाने के पदार्थ वो होते खाद्य पदार्थ। ये क्रियाकलाप 1 में लिखा है कि सारणी 1.1 में कि हम क्या खाते हैं। ये सारणी बनानी है, हमें एक टेबल बनानी है जिसमें हमें अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। पहले अपना नाम लिख लेंगे, हमने क्या खाया पूरे दिन में, क्या खाया। जैसे सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, रात को क्या खाया, या बीच में भी कई बार खाते हैं। नमकीन, बिस्किट, दूध भी पी लेते हैं, या फिर बाहर का कुछ बाहर भी खा के आ जाते हैं। वो सारा है तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ये थोड़ा इस टेबल को अगर ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत हो तो बड़ा ऐसे अपनी कॉपी में कर लेना, नोटबुक में। इस तरह से तुम्हारे दूसरे दोस्त का नाम लिखना है, तीसरे दोस्त का नाम लिखना है, चौथे का, ऐसे 10 पॉइंट्स बनाने हैं यहाँ टेबल में। तो इसमें लिखना है कि तो हम देखेंगे अभी सभी को देखेंगे। हम रोज़ कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, इसका मतलब सभी अलग अलग तरह के भोजन कर रहे हैं। तो ये हो गया विभिन्न खाद्य पदार्थ। अब हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ खाते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि हम अपने भोजन में अनेक तरह की चीज़ें खाते हैं। ठीक है, तो ये खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है, किससे बनी है। जैसे मान लो पके चावल है, पके चावल के बारे में सोचते हैं। पके चावल जो होते हैं उसको बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो हम कच्चा चावल लेते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, पानी, और उसको उबालते हैं, चावल बन गया। अब उनमें बनाने में किस किस पदार्थ की ज़रूरत हुई, एक तो चावल की, कच्चे चावल की, और दूसरा पानी की। तो ये जो दो पदार्थ हुए इनको बोल देंगे संघटक। तो हमें दो संघटकों की ज़रूरत हुई। ऐसे ही मान लो हम दाल बनाते हैं तो हम दाल लेंगे, मिर्च मसाला लेंगे, जैसे उसमें हल्दी डाल लेंगे, धनिया भी डाल सकते हैं, लहसुन, प्याज, जैसे 6-7 पदार्थों की ज़रूरत होगी। तो वो क्या हो गए, मान लो 7 पदार्थों की ज़रूरत हुई तो 7 संघटक हो गए। ठीक है, तो जिन पदार्थों से भोजन मिलकर बनता है उसे बोलते हैं संघटक। ठीक है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। अभी जैसे मैंने बताया कि दाल को तैयार करने में हमें 6-7 संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब हम चलते हैं क्रियाकलाप 2 में। क्रियाकलाप 2 में लिख रखा है खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। ठीक है, तो जैसे रोटी है, ये खाद्य पदार्थ ही हम खाते हैं। इसको बनाने में कच्ची सामग्री मतलब जो उसको बनाने में उपयोग किया जाता है, जैसे आटा और पानी उपयोग किया जाता है। ठीक है, दाल बनाने में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले ये उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तरह तरह के खाद्य पदार्थ बनते हैं और तरह तरह की हमें उसमें कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। तो अब ये इस तरह से ये इस टेबल को आप बढ़ाएंगे और इसमें भी 10 वस्तुओं के खाद्य पदार्थों का नाम लिखेंगे और वो किस किस चीज़ से बनती है वो लिखेंगे इस तरफ। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी देखो विभिन्न खाद्य पदार्थ इसमें दिखा रखा है, ये इडली दिखा रखी है, सांभर दिखा रखा है, इधर दाल दिखा रखी है, मछलियाँ दिखा रखी है। तो ये हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न 1 है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 पर। हमने क्या देखा, अब हमने पेज नंबर 1 पर क्या पढ़ा, ये पूछा हमसे, हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। हाँ, कई, जैसे ये टेबल हमने भरी है, यहाँ पर रोटी है, जैसे इसमें आटा और जल का उपयोग हो गया, नमक का भी उपयोग होता है, नमक भी डालते हैं इसमें। तो देखो ये जल, ये इधर जल है और ये इसमें भी जल है और इधर नमक है। तो ये इधर भी नमक लिख सकते हैं इधर। तो ये कॉमन हो गया देखो। तो ये संघटक एक से ज़्यादा खाद्य पदार्थ बनाने में भी उपयोग होता है, ये यूज होता है। तो ये इसका आंसर है, क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। हाँ, इसका आंसर आ गया ना,
ऊपर आ गया है। जब सारिणी बनाई, अब ये तो छोटी सारिणी है, जब हम 10 चीज़ें लिखेंगे तो बहुत बड़ी सारिणी बनेगी और कई सारी ऐसी कच्ची सामग्री आएंगी जो अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाने में भी काम आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद है ये तो क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? हाँ। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अभी जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, सॉरी ये टाइटल है इसका भोजन, ये कहाँ से आता है? तो ये इसका अब ये है, ये संघटक जो भोजन में होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये पढ़ेंगे। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री होती है खाने की जो सामग्री जो हम खाते हैं, और उनका स्रोत का मतलब वो कहाँ से आते हैं। जो खाद्य सामग्री होती है वो आती कहाँ से? तो सारिणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि वो तो प्लांट्स पौधों से मिलते हैं। अच्छा, चित्र 1.2 ए ये है, ये देखो, ये प्लांट्स है, ये दाल सांभर बना रखा है। तो ये कुछ पादप स्रोत है, मतलब ये पौधों से मिलते हैं। अब ये है, यह कहाँ से आते हैं? ये निश्चित रूप से पौधों से ही आते हैं। गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है? अब गेहूँ और चावल कहाँ से आते हैं? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। तो गेहूँ और चावल का स्रोत क्या हुआ? उनके पौधे। गेहूँ और चावल के जो पौधे होते हैं वो खेतों में जो हमने देखे हैं, उन पौधों से ही हमें गेहूँ और चावल के स्रोत मिलते हैं, मतलब गेहूँ और चावल मिलते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें जैसे ये धान है, ये धान के पौधे हैं, तो इनसे हमें धान मिल जाता है। और ये गेहूँ के हैं, इनसे हमें गेहूँ मिलता है। ये गेहूँ का परिवहन लिख रखा है, तो गेहूँ जो है वो खेतों से गेहूँ निकाल के हम इसमें बोरियों में बांध के घर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया गेहूँ का परिवहन। ठीक है, अब इसमें है इसमें ये यहाँ से कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, ये मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये भी खाते हैं। कुछ लोग खाते हैं, लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वो इनको मुर्गा, मछली, झींगा ये खाते हैं। अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा। अच्छा, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे भैंस का दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा, मछली, ये सब जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अभी हम आते हैं क्रियाकलाप 3 में। आइए हम पहले पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ मतलब पहले जो हमने सूची बनाई थी, जो सारिणी बनाई थी उन खाद्य पदार्थों और उनके स्रोतों, उसके संघटक के स्रोत जानने का प्रयास करें। मतलब वो कहाँ से आते हैं, उनके स्रोत कहाँ से, मतलब वो जो हमने लिखा था सारिणी में वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण सारिणी 1.3 में दिए गए हैं। जैसे देखो ये 1.3 सारिणी देखेंगे हम। 1.3 मैंने गलत लिख दिया, 1.2 आएगा ये क्या? ये 1.3 है, ये प्रिंट में गलत कर रखी है, यहाँ पर 1.3 आएगा। इसमें देखो इडली किससे बनती है? चावल से। अब चावल कहाँ से आता है? पौधों से। उड़द की दाल भी मिलाई जाती है उसमें, तो ये उड़द की दाल भी पौधों से आई। नमक समुद्र से, और जल भी जल के जो स्रोत होते हैं जैसे कुएं से, नल से, ट्यूबवेल से, इनसे। अब चिकन करी किससे बनती है? चिकन से, मसाले से, तेल से, घी से। चिकन जंतु से मिलता है, मसाला प्लांट्स से मिलता है, पौधों से मिलता है, तेल घी ये भी पौधों से मिलता है। जैसे तेल तो पौधे से मिलता है, और घी अब तेल पौधों कैसे मिलता है? जैसे सरसों हो गई या बादाम वगैरह, इनके पौधे हो गए, तो इनसे जो चिकनी चीज़ होती है वो तेल, वो पौधों से मिलती है। और जंतुओं से घी मिलता है। ठीक है, जैसे भैंस का जो दूध होता है उसको जमाते हैं, फिर उससे घी निकालते, घी मिल गया। जल फिर हमें नलकूप वगैरह से मिलता है। खीर, अब मान लो खीर बनाते हैं तो दूध, चावल और चीनी ये डालते हैं, कच्ची सामग्री ये डालते हैं। और ये दूध मिलता है जंतुओं से, चावल मिलता है पौधे से, और चीनी कहाँ से मिलती है? चीनी भी गन्ने के पौधे से बनाई जाती है। तो इसके बाद ये है क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों को जैसे अन्न, सब्जी इत्यादि के स्रोत हैं। इसका मतलब जो पौधे हैं उनसे, ये है पौधे विभिन्न संगठकों, जैसे अनाज भी पौधों से मिलता है, सब्जी भी पौधों से मिलती है, और फल ये भी
पौधों से ही मिलती हैं। तो इसका अर्थ हुआ जो पौधे हैं वही अन्न के, अनाज के, सब्जी के और फल के स्रोत हैं। ठीक है। उसके बाद जंतुओं से हमें क्या मिला है? जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। जानता उत्पाद का मतलब होता है जो जंतुओं से मिले। तो जंतुओं से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं या अन्य जानता उत्पाद मिलते हैं। ठीक है। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इनको पालते हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम और ये है घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? बताओ। हाँ, अन्य जंतुओं के नाम हम बता सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। इसके अलावा आप 2-3 जंतुओं के नाम बताएंगे। ठीक है। इसके बाद है 1.3 में आता है भोजन के रूप में पौधे का भाग और जंतु। यह है 1.3 में भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। मतलब हम जो भोजन करते हैं उसमें पौधे के कौन कौन से भागों को खाते हैं या फिर जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है जो हम भोजन के रूप में खाते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। ये हमें ऊपर पढ़ा हमने। पौधों से हमें काफ़ी सारी पदार्थ मिलते हैं खाने के लिए। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? अभी इसका आंसर ढूंढेंगे हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे ये है, हम पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं तो उनकी पत्तियों वाली बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उनसे हम पत्तियां खाते हैं, मतलब उनकी पत्तियां खाते हैं। जैसे पालक हो गई, मेथी, इनकी पत्तियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाया जाता है। जो जैसे फ्रूट्स खाते हैं वो फल हो गए, तो इसका मतलब उनके फ्रूट्स, फल खाए हमने। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। अभी ये देखिए इधर चित्र 1.4 है। तो ये 1.4 में हमें दिखाया गया है। चित्र 1.4 में देखिए ये है चित्र 1.4। इसमें ये फूल है, बोलोगे ये फल है, मतलब फलियाँ वगैरह लगी हुई हैं। ये तना है ये। ठीक है। इसकी हम अलग से एक्सपेरिमेंट करेंगे कि पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं, उसमें दिखाएंगे एक्टिविटी करके। और ये कलिकाएँ जो छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हैं, ये नोड है। नोड में ये जो इधर जोड़ है। ठीक है, इंटरनोड है। इसके बाद ये है मेन जो जड़ है, ये है, ये यहाँ से नीचे तक गई होगी, ये मेन जड़ है। और ये है छोटी छोटी जड़ें जो इनकी द्वितीय मूल कहते हैं, इनको प्राथमिक मूल कहते हैं। तो ये मूल मंत्र हो गया। मूल मंत्र का मतलब होता है ये जड़ें, जड़ तंत्र हो गया। ठीक है। उसके बाद ये प्रोहोतंत्र। प्रोहोतंत्र जड़ से ऊपर जो तना और पत्तियाँ, फूल, फल जो है ये सब प्रोहोतंत्र में आते हैं। ठीक है। तो ये हमने देख लिया इधर। अब इसमें कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर या तलकर पकौड़ी बनाकर खाया? नहीं खाया तो अपनी मम्मी से बनवा लेना, इसका प्रीतन कीजिए। ठीक है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक। अब ये हाँ, ये इसमें देखिए जड़ हम किसकी खाते हैं, तना हम कौन से पौधे के खाते हैं, और फूल भी खाते हैं। फूल भी खाया जाता है कई बार, कई पौधों में फूल। मतलब जैसे इसमें ये कई मसाले होते हैं उनके रूप में भी यूज होते हैं, कई औषधियाँ होती हैं उनके रूप में वो यूज हो जाती हैं। ठीक है। और जड़ तना भी हम खाते हैं। जैसे आलू खा लिया है, आलू खाए है, जैसे मूली खाए, प्याज ये खाते हैं, शकरकंदी वगैरह ये खाते हैं। ठीक है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं उसमें हम उसके मान लो पत्तियां भी खाते हैं और उसकी तना भी खाते हैं। कुछ पौधे होते हैं जैसे फ्रूट्स भी खाते हैं उसके, और ये पत्तियां भी खाते हैं। कुछ के जड़ भी खाते हैं और पत्तियां भी खाते हैं। इस तरह से कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ऐसे पौधे कौन से होते हैं? जैसे सरसों के बीज से हमें तेल मिलता है। ठीक है। बीज से, तो बीज हो गया इसमें सरसों का बीज। ठीक है। और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने, सरसों का साग खाया होगा सभी ने, इसकी पत्तियों का उपयोग किसके लिए होता है? साग बनाने का। तो इसके बीज और पत्तियां उपयोग आ गई खाने में।
क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो देखिए इनका आंसर हम देखते हैं। अच्छा, क्रियाकलाप 4 में यह है सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब 1.3 जो सारणी थे उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थ पौधों से मिलते हैं और उनके कौन कौन से भाग खाते हैं। जैसे ये था, देखो जैसे ये चावल था, पौधों से मिलता है। अब चावल जो है वो क्या है? बीज, ठीक है। तो ये बीज, इसका बीज खाया गया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये उड़द की दाल है, ये भी बीज के रूप में खाई जाती है। तो ऐसे ही मान लो हम यहाँ पर कोई ये लिख दे सब्जी, मान लो यहाँ सब्जी लिखते, तो इधर लिखते आलू, मान लो आलू पालक की सब्जी लिखते, यहाँ आलू लिखते, टमाटर लिखते, पालक लिखते, तो वो सब पौधों से मिलते हैं। आलू हो गया तना, टमाटर जैसे फल हो गया, और पालक क्या है? पत्तियाँ, और तना भी हो गया, ठीक है। तो ये सब हम इससे दो या 2 से अधिक भाग खाते हैं। जैसे अभी सारणी 1.4 में देखें, भोजन के रूप में पौधे के भाग। बैंगन का भरता, ठीक है। ये बैंगन कैसे बनता है? बैंगन से बनता है, मिर्च मसाले से बनता है। तो बैंगन भी फल है, या मिर्च मसाले जो होते हैं वो किसी की पत्ती हो सकती है या फल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें तेल डालते हैं, तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे से जो तेल निकलता है वो खाते हैं। तो तेल जो है वो किसी बीज से निकलता है, ठीक है। ये देखो, एक ही खाद्य पदार्थ में हम कई तरह के जो कच्ची सामग्री उपयोग में लेते हैं, और हम लेते हैं पौधों से। ये तो देखो पौधे के फल थे, ये पौधे के फल थे, ये पौधे के बीज। तो हमें 2 या 2 से अधिक भागों को हम उपयोग में लाते हैं। जैसे बनाते हैं हम सरसों का साग, ठीक है। इधर तेल डालते हैं, सरसों से तेल और सरसों, तो सरसों तो हो गया उसका पत्तियाँ हो गई, और जो तेल है वो बीज से प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम पौधे के एक या एक से अधिक भाग को भी खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है, अब ये है, आप अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वो खाने के योग्य। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। हाँ, कई बार हमें पता नहीं होता ये पौधे कैसे हैं, विषैले भी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे बिना जानकारी के उनको तोड़कर ना खाएं, उनके फ्रूट्स तोड़कर ना खाएं, या फिर उनके पत्तियाँ तोड़कर ना खाएं, ऐसे, ठीक है। अब ये क्रियाकलाप 5 है। क्रियाकलाप 5 में क्या है? मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मूंग और चने के बीज लीजिए, उनके कुछ बीजों को जल में भिगो देंगे, ठीक है, और 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन जब हम देखते हैं तो अगले दिन पूरी तरह उन्हें निकाल देंगे पानी को, ठीक है, और बीजों को गिलास में ही रहने दें। जो गीले बीज बच गए हैं उनको गिलास में ही रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए, फिर उनको एक गीले कपड़े में लपेट देंगे। तो फिर अगले दिन हम देखते हैं, तो अगले दिन देखो ये मिल गया ऐसा, इस टाइप से। ये तो मूंग की दाल है, ये इसमें सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ संरचना दिखाई देती है, आपने खूब देखा होगा, चने में भी और दालों में भी। तो ये सफ़ेद संरचनाएं दिखाई देती है, तो इसको ये होती है अंकुर, ठीक है, बीज से बाहर निकल आते हैं। तो यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए, तो इसका मतलब होता है बीज अंकुरित हो गए हैं, ठीक है। जब हम ज़मीन में भी इनको उगाते हैं तो ये अंकुर छोटे छोटे निकलते हैं, ठीक है। यदि नहीं, अगर ये अंकुर नहीं निकले तो बीजों को पानी में धोइए, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए फिर रख दें, ठीक है। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ कुछ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? दिखाई देगा, एक दिन में नहीं तो दूसरे दिन दिखाई देगा, ठीक है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाकर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। अल्पाहार मतलब जैसे खाने के समय से बीच में हम इन्हें खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, ये देखो, ये चने अंकुरित किए गए हैं, वो दाल अंकुरित की गई थी, ये चने हैं, ये चने के अंकुर निकल गए। क्या आप जानते कि शहद कहाँ से आता है, या यह कैसे उत्पादित होता है, कैसे बनता है शहद? हाँ, पता है तुम्हें, ये मधुमक्खियों से बनता है। मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा सभी ने।
जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं। ये आता है मधुमक्खियाँ फूलों पर क्यों बैठती है, बताओ। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित का मतलब इकट्ठा करती हैं और इन्हें अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। जैसे मान लो हम अनाज उगाते हैं तो हम उन्हें भर भर के अपने घरों में रख लेते हैं ताकि वो बाद में काम आ सके। इसी प्रकार से मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद लेती हैं, इकट्ठा करती हैं और इन्हें अपने छत्ता इनका घर होता है तो छत्ता में इनको भंडारित करके रखती हैं। ये भी चित्र 1.7 दिखा रखा है, देखो ये मधुमक्खी का छत्ता ये रहा, ठीक। ये देखा होगा आपने, ये हटने के बाद ये ऐसा दिखता है, मधुमक्खियाँ हट जाती हैं। इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे साल पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सकता है। हम भी ऐसे भंडारण कर लेते हैं अनाज का ताकि पूरे साल उसको खाते रहें, ठीक है। फिर अगली बार जब फसल उगाते हैं तब तक हमारा काम चलता रहे। तो इसी प्रकार से ये भी भंडार करते हैं इसका मकरंद का ताकि पूरे साल इसका उपयोग हो सके। हमें ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो जो शहद है वो उनका शहद बनाते हैं इससे, तो उस शहद को हम खाते हैं, फिर बड़ा मीठा होता है। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब ये है, अब जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई पालतू पशु है, जैसे कुत्ता बिल्ली होगा ज़रूर, तो कुत्ता, हाँ कुत्ता बिल्ली भैंस या बकरी ये ज़रूर होते हैं, मिलेंगे। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। तो तुम्हें ज़रूर पता होगा, उसका नाम भी रख रखा होगा या फिर वो क्या। तो ये है फिर आपको इसकी जानकारी, क्या वो क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी देखी है, गिलहरी देखी होगी, गिलहरी को खाते हुए देखना, नहीं देखी हो तो या फिर चित्र में देखते हैं 1.8 में। कबूतर छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है, नहीं तो देखना कभी तुम्हें मौका मिले। देखो ये गिलहरी अखरोट खा रही है, ठीक है। अभी क्रियाकलाप 6 में देखते हैं। सरणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। 1.5 कहाँ, ये है, ठीक है। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। ये कुछ जंतुओं द्वारा, जैसे भैंस क्या खाती है ये लिखा हुआ है, घास खाती है, खली खाती है, भूसा अनाज पत्ती खाती है। इस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये तुम्हें सारणी बनाकर भरनी है। चूहा क्या खाता है, कीट खाता है। शेर क्या खाता है, बकरी खाता है या जानवरों को भी खाता है, तो हिरन भी खा लेते हैं। बाघ क्या खाता है, ये भी से छोटे जानवरों को खाते हैं। मकड़ी क्या खाती हैं, छोटे छोटे कीटों को खाती है। छिपकली भी मच्छर वगैरह को खाती हैं। गाय क्या खाती है, घास खाती हैं। मनुष्य क्या खाता है, रोटी खाता है और सब्जियां खाते हैं। तितली मकरंद चूसते हैं फूलों से। कौवा क्या खाता है, कीड़े या फिर छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, रोटी भी खाता है। अन्य 1-2 और लिख देना। तो ये सभी है, ये जीवों का नाम है और ये उनके द्वारा खाए जाने वाला भोजन है, ठीक है। इसमें क्रियाकलाप 7 में फिर से 1.5 सारणी को देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है। इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर दी। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखने, ये क्या है, केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं, मतलब सिर्फ पौधों को, उनके अलावा वो मांस नहीं खाते। या तो पौधों को खाते हैं, पौधों से जो फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं उनको खाते हैं, या पत्तियां खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, ऐसे, तो इन्हें बोलते हैं शाकाहारी जंतु। अब हम क्या हैं, शाकाहारी जंतु हैं। तो इसमें से शाकाहारी जंतु देखो कौन कौन सा हुआ। भैंस शाकाहारी हुई, बिल्ली नहीं हुई, चूहा भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, मकड़ी भी नहीं हुई, छिपकली भी नहीं हुई। गाय शाकाहारी, क्योंकि ये भी पौधे की पत्तियाँ खाती हैं, घास सब्जियाँ नहीं, वो जैसे चारा वगैरह खाती हैं। इसके बाद ये कोई भी ऐसे नहीं आती। अगर हम यहाँ बकरी लिख सकते थे तो वो भी शाकाहारी होती, क्योंकि वो भी केवल पौधे और पौधों से जो उत्पाद होते हैं वही खाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं शाकाहारी जंतु। या कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। दूसरे प्राणियों को खाते हैं, देखो इन प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं इन्हें
मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी के नाम से ही पता लग रहा है, मांस खाने वाला, मांस का आहार करने वाला मांसाहारी। इधर इधर था शाक का आहार करने वाला शाकाहारी। शाक का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये है जो प्राणी दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। अब इनमें से मांसाहारी ढूंढते हैं हम जरा, कौन से मांसाहारी। बिल्ली छोटे जंतु खाती है, पक्षियों खाती है, दूध पीती है। चूहा कीट खाता है। शेर भी दूसरे जंतु खाता है। बाघ भी खाती है। मकड़ी, छिपकली और मनुष्य खाते हैं। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। कौवा भी खाता है। ये सब हो गए मांसाहारी। अच्छा, क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? जिनका भोजन पौधे और जंतु, मतलब वो पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं, तो इन्हें कहते हैं सर्वाहारी। सर्व का मतलब सब कुछ खाए, सर्वाहारी ये होता है, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो हमारे पास 3 वर्ग हो गए। एक तो वो जो सिर्फ पौधों को खाते हैं या पौधों से प्राप्त चीज़ों को ही खाते हैं, पदार्थों को ही खाते हैं। एक जो दूसरे जंतु को खाते हैं, दूसरे जंतु का मांस खाते हैं, वो मांसाहारी हो गया। ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जो पौधों को भी खा लेते हैं, मतलब पौधों से जो वस्तुएं बनती है उनको भी खा लेते हैं। और अब हम इसमें देखते हैं, देखो हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। तो ऐसे कौन से उपाय होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य उत्पादन किया, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जियाँ उगाएं और उनके लिए अच्छे बीजों का उपयोग करें। अच्छी तरह से जो कृषि के तरीके हैं वो अच्छे होने चाहिए। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। हमें पता है बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, हमारे देश में लोगों को खाना भी नहीं मिलता, तो हमें यह उनके बारे में सोचना चाहिए कि भोजन सबको मिल जाए, इतनी ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। तो इसमें एक बार थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमने इनमें क्या क्या पढ़ा है। सारांश पढ़ लेते हैं इसका। देखो सारांश ये है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। हर जगह लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु। हमें जो खाना मिलता है वो पौधों और जंतुओं से ही मिलता है। जो जंतु केवल पौधे खाते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं। जो जंतु पौधे और दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया। इसके प्रश्नोत्तर हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो हम ये एक बार देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ा है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार, ये इसमें पॉइंट में पढ़ा है कि जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग संघटकों से मिलकर बनते हैं। संघटक मतलब पदार्थों से मिलकर बनते हैं। अब ये जैसे ये है, एक वस्तु कई तरह के पदार्थों से मिलकर बनती है, ठीक है, और एक पदार्थ वो कई तरह की वस्तुओं को भी बना सकता है। तो ये हम विभिन्न व्यंजनों कुछ वस्तु कुछ हम पदार्थ बनाते हैं, उसमें हम थोड़ा संघटक डालते हैं, कुछ में थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं। और ये है जैसे उनके स्रोत, खाद्य सामग्री उनके स्रोत। हमने देखा है कि बहुत सारी जो खाद्य सामग्री हमें पौधों से मिलती है, उनके अलावा हमें जंतुओं से भी मिलती है, ठीक है। जैसे गेहूँ, चावल, फसलें वगैरह, साग सब्जियाँ वो हमें पौधों से मिलती है। दूध, अंडा, मुर्गी वगैरह, मांस वगैरह जो ये सब हमें इससे जंतुओं से मिलती है। तो जानता उत्पाद हो गए, ये पौधे उत्पाद हो गए। इससे अभी देखिए ये संघटक बता दी, जैसे इडली को बनाने में कच्ची सामग्री होती है और ये कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलता है। जो ज़्यादातर इनको सबको नोट करेंगे इधर, तो हम देखेंगे पौधों जंतुओं से ही ये पदार्थ हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये पौधे के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब पौधे के जो एक से अधिक भाग भी हम खाते हैं, जैसे किसी का फल खाते हैं तो हम उसकी पत्तियाँ भी खाते हैं, ठीक है। किसी के बीज खाते हैं तो उसके हम फल खाते हैं, इस प्रकार। अब ये देखिए इसमें हम जैसे मान लो कोई पौधे होते हैं जिसके हम बीज खाते हैं, जिसके पत्तियां भी खाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही पौधे के हम कई भाग भी खाते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें है जैसे ये है बैंगन का भरता, तो बैंगन मान लो बैंगन खाया है तो बैंगन भी एक फल है,
मिर्च मसाले फल हैं, और ये तेल है, बीज है। तो ये है पौधे के भाग और संगठन। अच्छा, इस तरह से जिस मान लो हम सरसों खाते हैं तो सरसों बीज से तेल मिलता है, और उसके पत्तियां भी खाते हैं सरसों का साग बनाने के लिए। तो इस तरह से जिस मान लो मेथी है, मेथी के बीज भी खाते हैं और हम उसकी पत्तियां भी खाते हैं। तो एक ही पौधे के दो भाग हम खा रहे हैं। ये इसमें देखिए मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद लेती हैं। क्या लेती हैं? मकरंद, मीठा रस लेती हैं, और उससे शहद बनाती हैं, और शहद को हम खाते हैं। इस मकरंद का भंडारण करती है अपने छत्तों में, बाद में उस शहद बनाती हैं। अच्छा, ये देखो अंकुरित, ये जो दाल है, ये अंकुरन होना कहते हैं इसको, ठीक है। छोटे छोटे अंकुर निकल जाते हैं, उसको कहते हैं अंकुरित हो गई। अब जंतु क्या खाते हैं? जंतु जो है कुछ सिर्फ पौधे या पौधों से जो उत्पाद होते हैं, पौधों के ही जो भाग होते हैं उनको खाते हैं, और कुछ खाते हैं जैसे उनको शाकाहारी बोलते हैं, और कुछ मांस खाते हैं तो उनको बोलते हैं मांसाहारी। इसे देखा, शाक का आहार करने वाले शाकाहारी, और ये मांसाहारी। और जो दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा था। अब इसमें हमें लिस्ट बनानी है, जैसे गाय शाकाहारी है, गाय, तो इसी तरह से 10 ऐसे प्राणियों के नाम लिखेंगे। ऐसे जो मांस खाते हैं उनको लिखें मांसाहारी और सर्वाहारी। सर्वाहारी में हम मनुष्य लिख सकते हैं। सर्वाहारी में हमें कमी मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, जैसे कौवा और मनुष्य, और आप लिखेंगे। अच्छा, ये इसी तरह से हम ये सारे नहीं इसको भरेंगे। उसके बाद है ये हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है, और ये अब हम इसके प्रश्नोत्तर अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आप इसको बार बार सुनेंगे, ये वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।